तो आप सभी का दोबारा स्वागत हमारे चैनल पर। हमारा हिंदी भाषा का विषय चल रहा है संधि। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में संधि के विषय से इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और हमने बताया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आइए अब हम पहले स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्वर संधि है, यानी वो संधि जो स्वर से संबंधित है। अब हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11। अब उनके बारे में देखेंगे। आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी भाषा में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे, तो ये स्वर सबसे छोटे होते हैं, यानी हमारी भाषा की मूल से भी मूल इकाई ये कुल 4 स्वर ही हैं जिन पर हमारी पूरी भाषा बेस्ड है। तो ये स्वर हैं आ, इ, उ, री। आ, इ, उ, री। तो कुल कितने हुए मूल स्वर? 4। डीएसएसबी और केवीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब री के बारे में थोड़ा और जानेंगे। री, जैसे री से ऋषि, आप सभी ने पढ़ा होगा। री वर्ण संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संस्कृत भाषा के शब्द जो यूं के यूं हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अतः री वर्ण तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। अब कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि तत्सम शब्द छाटिए या तद्भव शब्द छाटिए, तो उसमें आपको इस पॉइंट की बहुत ही महत्वता समझ में आएगी। अब री की आवाज़ क्या होती है? र पर ई की मात्रा, री। री की आवाज़, इसके उदाहरण है गृही, कृषि। अब कई बार क्या होता है, ये गृही है, इसको लोग ग्रह पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ग्रह है और ये गृह। तो हमें इसकी आवाज़ की, इसकी ध्वनि की महत्वता को समझना चाहिए अगर आपको इससे बने शब्दों का उचित उच्चारण करना है। री को निरअनुनासिक भी कहते हैं। अब ये निरअनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक क्या होता है? देखो, ये मात्रा जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, अनुनासिक कहलाती है, अनुनासिक कहलाती है। ये केवल हिंदी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होगी। ये केवल हिंदी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त होगी। अतः एक बात जानने योग्य है कि हिंदी भाषा के शब्द तद्भव की श्रेणी में आते हैं। अतः जिस पर भी ये लगी होगी वो सामान्यतः यह बात है कि वह तद्भव शब्द होगा। ह्रस्व स्वर हम जान चुके हैं जो कि 4 है। अब चलते हैं दीर्घ स्वर पर। आ, ई, उ। आ, ई, उ। अब 4 और 3 7। अब हमारे 4 स्वर रह गए, उनको क्या कहेंगे आइए जाने। संध्याक्षर स्वर या संयुक्त स्वर। संध्याक्षर स्वर या संयुक्त स्वर वो कैसे? संध्याक्षर का अर्थ होता है स्वरों की संधि हुई हो, यानी आपस में मिलकर बने हो। संयुक्त का भी यही अर्थ होता है, जो संयुक्त होकर यानी मिलकर बने हो। इसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ए को संध्याक्षर या संयुक्त स्वर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें अ और ई यानी
ए और छोटी ई मिलकर इसे बनाते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, देव जमा इंद्र देवेंद्र, यानी देव में जो वह के बाद अ है वो जमा इंद्र में जो छोटी ई है वो मिलकर एक की मात्रा बना लेते हैं, यानी छोटे ए की मात्रा बना लेते हैं। इसी प्रकार बड़ा ए बनेगा जिसे आई कहते हैं, वो बनेगा ए जमा बड़ी ई। ओ बनेगा ए जमा उ उदाहरणतः। पर जमा उपकार परोपकार, पर में जो रह है, रह में ए जुड़ा है वो ए, जमा उपकार में जो ऊ है उसका ऊ, ए और ऊ मिलकर बन गया ओ, तो पर जमा उपकार बन गया परोपकार। इसी प्रकार औ बनेगा ए जमा ऊ, बड़े वाला ऊ। अब कुछ लोगों के मन में संशय उठ रहा होगा कि हमने अंग और आहा भी तो पढ़ा है, आइए उनके बारे में भी जानते हैं, वो क्या है। इन वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, इसमें दो वर्ण आते हैं आपके, अंग और आहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार क्या होता है? देखो, अनु का मतलब होता है बाद में, अनु का मतलब होता है बाद में। जैसे अनुज, यानी अनुज बना है अनु जमा जय, अनु का मतलब बाद में, जय का मतलब जन्मा, यानी जो बाद में जन्मा हो, अर्थात हमारे बाद में जो भी जन्मा हो। जैसे अनुज यानी हमारा छोटा भाई है। अनुस्वार, तो अब अनुस्वार से क्या बन गया? अनुस्वार होता है जो स्वर के बाद में आए। अब देखो, अनु जमा स्वर, अनु जमा स्वर, अनु का मतलब बाद में, स्वर का मतलब स्वर जो स्वर के बाद में, इसलिए अनुस्वर कहते हैं। इसलिए इस अंग को अनुस्वर कहा जाता है और ये स्वर के बाद में बोला जाता है। जैसे हम चंचल ले लेते हैं, चंचल, चंचल में देखेंगे कि जो अंग की आवाज है वो च के बाद आ रही है, चंचल, अंग की आवाज च के बाद आ रही है। इसी प्रकार चंपक ले लेते हैं, इसमें अंग की आवाज च के बाद आ रही है, चंपक, यानी किसी स्वर के बाद आ रहा है। ठीक है, इसमें च है, उसमें ए मिला हुआ है और उसके बाद इस अंग की आवाज आ रही है। ये हम आगे जानेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अयोगवाह क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह क्या होता है? देखो, अयोगवाह शब्द बना है अयोग जमा वाह से, अयोग जमा वाह से। अयोग का मतलब तो आपको पता होगा, योग का मतलब जोड़ना, अयोग का मतलब बिना जोड़े, वाह का मतलब ले जाना। जैसे वाहन जिस पे हम बैठ के जाते हैं, या परवाह। अब वाह को हम समझाने के लिए एक दिलचस्प उदाहरण और लेते हैं। जैसे विवाह की तैयारी कर रहे हो, हालांकि आप सभी जॉब की तैयारी कर रहे होगे, किसी की शादी हो चुकी होगी और किसी के मन में इस शब्द को सुनकर लड्डू फूटे होंगे, तो इसको जानते हैं। विवाह, विवाह बना है वी जमा वाह। वी का अर्थ हुआ विशेष, वी का अर्थ हुआ विशेष, और वाह का मतलब ले जाना, तो विशेष तरह से ले जाना। अब विवाह में विशेष तरह से क्या लेके जाना है? अरे आप ही बताओ, बैंड बाजा लेके आते हैं, पूरी गाड़ी तैयार करके लेके आते, पूरे घर वाले मिलकर लड़की की विदाई करते हैं और हम अपने घर ले आते हैं। इससे ज़्यादा और क्या होगा विशेष तरीके से ले जाना। अब एक नोट है, अर्थात जोड़े न ले जा सके, अर्थात बिना जोड़े न ले जाया जा सके। अतः ये जो हमारे अंग और आहा है, इनको बिना जोड़े नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि इनके आगे किसी स्वर किसी व्यंजन का लगना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको बिना जोड़े नहीं ले जाया जा सकता। आइए अब चंद्र बिंदु के बारे में भी जानते हैं। अंग, इसे अनुनासिक कहा जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है क्योंकि इसकी आवाज नाक से आती है। जब मुख के अवयवों के साथ साथ नासिका भी अब उसका अनुसरण करती है तो अनुनासिक
कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लेंगे, चिंटी ईंट। चिंटी ईंट यानी स्वर के साथ साथ आपको नाक से ं की आवाज़ भी निकालनी होगी इसके उचित उच्चारण के लिए। अब एक जानने वाली बात यह है, कई बार डीएसएसबी और केवीएस या और भी कोई एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा में कितने स्वर है जो अनुनासिक है, यानी जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जा सकती है। इसका जवाब है हिंदी भाषा में 10 स्वर है जो अनुनासिक है। अब हमने टोटल तो 11 स्वर पढ़े हैं, लेकिन 10 स्वर हैं जिन पर चंद्र बिंदु लगाई जा सकती है, अर्थात वे अनुनासिक है। अब एक स्वर है री, इसको अनुनासिक नहीं कहेंगे, ये निरअनुनासिक है, इसलिए हिंदी भाषा में नहीं होता है, इसलिए तत्सम शब्दों में होता है, और जिसमें चंद्र बिंदु होती है वो तद्भव शब्द होते हैं। अब एक जानने योग्य बात यह है कि बहुत से साथियों ने देखा होगा ये ओम, इसमें जो बीच में 3 जैसी आकृति है इसको क्या कहेंगे? इसकी आवाज़ भी ज़्यादा है। देखो हमने 2 स्वर पढ़े हैं, लघु स्वर या मूल स्वर और दीर्घ स्वर, लेकिन जो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा आवाज़ निकाले, यानी उसको उच्चारण करते वक्त ज़्यादा दम लगाना पड़े, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। ओम, आप सभी एक बार बोल के देखिए ओम, तो इसमें आपको ज़्यादा आवाज़ लगानी पड़ रही है। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा दीर्घ होगा जो प्लुत कहलाता है। इसका स्वरूप हिंदी की संख्या 3 होती है, यानी जैसे हिंदी भाषा की अपनी संख्याएं हैं 1 2 3, उसकी जो 3 संख्या है उससे इसको लिया गया है। जाते जाते आप सभी के सामने एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहूँगा, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। हमारे हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे जनमानस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है रामायण। क्या शब्द है? रामायण। देख, रामायण बना है राम जमा अयन से। अयन का मतलब होता है जाना, तो रामायण का मतलब हुआ राम का जाना। अब इस ग्रंथ का नाम रामायण क्यों रखा? क्योंकि हम किसी भी ग्रंथ का नाम या तो किसी पात्र के नाम से या किसी प्रमुख घटना के नाम से रखते हैं। तो पूरी रामायण में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जब राम जी अयोध्या नगरी को छोड़कर वनवास को चले गए थे, वहीं से पूरी रामायण का पलड़ा पलट गया था। इसलिए राम जी का जाना यानी रामायण एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, इसलिए इसका नाम रामायण रखा गया। अब अयन को एक तरीके से और जानते हैं। आपने सुना होगा सूर्य दक्षिणायन हो गया, यानी सूर्य दक्षिणायन हो गया। इसका क्या अर्थ हुआ? देखो, सूर्य का सभी को पता है, दक्षिण दिशा का भी पता है, अयन होना, तो सूर्य दक्षिण दिशा की ओर, अयन का मतलब चला गया, तो सूर्य का दक्षिण दिशा की ओर जाना, अतः हम अयन को समझ पाए होंगे। तो रामायण का अर्थ हुआ राम जी का जाना। अब संधि का अगला पार्ट भाग 3 हम बहुत जल्द ही आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।